बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर 4 जो यूनिट 3 का पार्ट है नर्सिंग रिसर्च का, उसमें हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिट 3 का पार्ट है, जिसमें हमने इनिशियली हाइपोथेसिस, इट्स टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के साथ साथ हमने फिर लिटरेचर रिव्यू पे भी बात की थी। और इसके अलावा हमने रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस की भी बात की थी। अब ये फोर्थ लेक्चर जो हमारा है, ये कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में है। सो स्टार्टिंग द लेक्चर, सबसे पहले जब भी हम रिसर्च करते हैं, ये बातें हम मल्टीपल टाइम कह चुके हैं कि रिसर्च मस्ट आस्क व्हाट डू आई नो अबाउट द फिनोमेना दैट आई वांट टू स्टडी, कि मैं जिस चीज़ को स्टडी करना चाहता हूँ उसके बारे में मुझे क्या पता है, क्या इंफॉर्मेशन है अवेलेबल। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज आर अवेलेबल टू मी, किस तरह का नॉलेज मेरे पास अवेलेबल है। व्हाट थ्योरी विल बेस्ट गाइड माय प्रैक्टिस, क्या ऐसी कोई थ्योरी है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए या क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो कि मेरे रिसर्च के जो प्रोसेस है उसको गाइड करे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होती है, वो रिसर्च होती इसलिए है क्योंकि वो बाकायदा थ्योरीज डेवलप करती है। सो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेज में थ्योरीज एज अ गाइड का काम करती है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी प्रूवन थ्रू थ्योरी लिंक्ड रिसर्च, क्या पहले जो हमारे पास थ्योरी जो हम इसमें एज अ गाइड यूज कर रहे हैं, क्या वो भी पहले किसी रिसर्च से साबित हुई है या नहीं। क्योंकि हम ऐसे विदाउट रिसर्च जो है वो थ्योरी को बेस बना के रिसर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा व्हाट अदर थ्योरीज आर रिलेवेंट टू दिस प्रैक्टिस, ऐसी कौन कौन सी दूसरी थ्योरीज हैं जो इस रिसर्च प्रैक्टिस या जो जो हम देखना चाह रहे हैं उससे रिलेवेंट है। एंड हाउ कैन आई अप्लाई दीज थ्योरीज एंड फाइंडिंग इन प्रैक्टिस, कि अगर तो जो रिसर्च हम कर रहे हैं इससे पहले सिमिलर थ्योरी जो हमारे रिसर्च को गाइड कर रही है, क्या ये थ्योरी हम बाकी रिसर्चेज में हमें मिल सकती है कि उन्होंने उस रिसर्चेस को गाइड किया, और इस तरीके से उन रिसर्चेस की जो फाइंडिंग है क्या वो प्रैक्टिस में एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने से पहले हम ज़रूर पूछते हैं। सो देखें, सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक जो हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है तो उससे हम वर्ड जो हमारे पास होता है या जो मायने उसका निकलता है उससे हम मुख्तलिफ मायनेज ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, तो एंजाइटी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ब्रॉड टर्म्स में यूज़ होता है, काफ़ी ब्रॉड इसके मीनिंग्स निकल सकते हैं। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। जबकि कॉन्क्रीट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, जो उसके अल्फाज होते हैं उसका मतलब भी बहुत स्पेसिफिक निकलता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आईसीयू सेटिंग में रिलेटिव्स जो बैठे होते हैं और वो जो उनके जो लव्ड वन होते हैं या रिश्तेदार जो होते हैं वो अगर वेंटिलेटर पे हो तो उनमें जो एंजाइटी होती है, अब देखें ये एंजाइटी बहुत स्पेसिफिक है। ये एंजाइटी उस पेशेंट की कंडीशन के हवाले से है, ये एंजाइटी उस पेशेंट की रिकवरी के हवाले से है, ये एंजाइटी उन पेशेंट के रिलेटिव की परेशानियों के हवाले से है। तो ये एक कंक्रीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंजाइटी है जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है, जो कंक्रीट है, स्पेसिफिक है। जबकि जो जनरली अगर हम एंजाइटी का वर्ड इस्तेमाल करें कि भाई फला इंसान मुझे एंशियस लग रहा था या वो एंजाइटी में था, तो अब वो एंजाइटी जॉब रिलेटेड भी हो सकती है, वो एंजाइटी जो है वो किसी बीमारी के रिलेटेड, कुछ कोई घर के अंदर सोशल प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड भी हो सकती है।
कोई घर के बाहर कोई इशू है तो उससे रिलेटेड भी हो सकती है। तो वो जब इस तरह एक कॉन्सेप्ट से हम मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। और जो हमारे पास स्पेसिफिक मतलब हम निकाल सकते हैं तो वो हमारे पास कंक्रीट कॉन्सेप्ट कहलाता है। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलके एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलके एक कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंजाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन है उसका कॉन्सेप्ट है, ये पेन का है, और ये पेशेंट की एडाप्टेशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये मिल मिला के ये सारे कॉन्सेप्ट के अगर नर्स और पेशेंट की इंटरेक्शन पॉजिटिव हो, वो इनकरेजिंग हो, वो सपोर्टिंग हो, तो जो एंजाइटी का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो रिकवरी के जो पूरा पूरा एक थ्योरी, आउटकम थ्योरी जो हमारे पास है उसमें ये ऐड करेगा कि इस पेशेंट की एंजाइटी कम होगी। इसी तरीके से अगर एक पेशेंट है, उस पेशेंट का पेन जो है ये नर्स अच्छे से उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी इंटरवेंशंस करती है, तो ये पेन भी कम होगा और इस तरीके से जो आउटकम उस पेशेंट का है वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और पेशेंट की जो अपनी बीमारी के हालत के साथ एडाप्टेशन है वो भी बेहतर होगी। तो देखिए ये हर चीज़ आपस में इंटरेक्ट करती है और मिल मिला के एक आउटकम जो हमारे पास पेशेंट का होता है उसको उसकी फॉर्मुलेशन करती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम, जैसे मैंने बताया कि इंटरलिंक होके एक कंस्ट्रक्ट बनाती है या एक आउटकम बनाती है, तो वो एक आउटकम हमारे पास जब सामने आता है जिसको हम डिफरेंट मुख्तलिफ एंगल से जज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फिर फॉर्मली थ्योरी बन जाता है। जैसे एंजाइटी है, तो ये एंजाइटी पेन रिलेटेड भी हो सकती है और पेन की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। इसी तरीके से ये अगर एंजाइटी अडाप्टेशन की वजह से है तो ये अडाप्टेशन की डिफ़िकल्टी एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें कि एंजाइटी और अडाप्टेशन और पेन ये मिल मिला के सारे नर्स पेशेंट इंटरेक्शन पे इफेक्ट करता है। तो अगर नर्स पेशेंट इंटरेक्शन पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो, तो हमारे पास पेन जो है वो भी कम हो जाता है, इसी तरीके से एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाती है, और इसी तरीके से पेशेंट की एडाप्टेशन भी टुवर्ड्स द हेल्थ कंडीशन वो भी बेहतर होती है। तो ये सब मिल मिला के हमारे पास जो है एक थ्योरी बनाती है। सो इन सिंपल वर्ड, थ्योरी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट, साइंटिफिक मीनिंग इसका एब्स्ट्रैक्शन है, कि मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हम सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं। या पॉलिटिन बैग के हिसाब से, एक सेकंड वेट करिएगा प्लीज। पॉलिटिन बैग जो हमारे पास नर्सिंग रिसर्च की बुक उन्होंने लिखी है, तो उनके हिसाब से थ्योरी किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि एन एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जब हम जनरलाइज करके अप्लाई करें ऐसी सूरत में दैट ऑफर ए सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ अ फिनोमेना आर इंटर रिलेटेड, एक ऐसी सिचुएशन में जो हमें बताए कि किस तरीके से एक फिनोमेना एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। तो वो बेसिकली जब वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होके इफेक्ट करे एक दूसरे पे, तो वो हमें थ्योरी, हमारे पास उसका मतलब है थ्योरी। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ डिफाइंड कॉन्सेप्ट, इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल मिला के एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, एंड रिलेशनल स्टेटमेंट्स उनकी होती है, कि मतलब कोई रिलेशन, कोई एसोसिएशन शो करते हैं, दैट प्रेजेंट ए वी ऑफ फिनोमेना, के जो हमारे पास इवेंट है या जो हमारे पास फिनोमेना है तो वो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल द फिनोमेना, ये किसी भी फिनोमेना को बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में, उसको प्रिडिक्ट करने में, कि पहले से ही हमें उसका आइडिया हो जाए और प्रिडिक्शन या पेशेंट को इसके बारे में कर सकें, या कोई आउटकम को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करती है।
हमारे पास रिसर्च में हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या मॉडल्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो हमारे पास टर्म्स है, दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल या जो हमारे पास फ्रेमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसको हम फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, हर कॉर्नर इसका एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये रिलेशनशिप हमें बेसिकली एक मॉडल या फ्रेमवर्क बताता है। इसी तरीके से इट प्रोवाइड अ पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग इंटर रिलेटेड फिनोमेना, जो आपस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिले होते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है ये कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है, तो इसीलिए थ्योरी से ये एक स्टेप जो है वो वीक होता है, लूजली स्ट्रक्चर होता है, थ्योरी जितना स्ट्रांग नहीं होता। इट सर्व्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड्स फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस। यही कॉन्सेप्चुअल मॉडल हमारे पास हाइपोथेसिस के बनाने में हेल्पफुल होता है। एंड इट रिफाइंस एंड नैरो द टॉपिक टू एन आइडेंटिफाइबल गैप इन व्हाट इज नोन अबाउट द टॉपिक। ये हमारे पास जो आइडेंटिफाइबल गैप होता है किसी भी फिनोमेना के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसको रिफाइन करके स्पेसिफाई करता है। फ्रेमवर्क हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग ऑफ द स्टडी करता है, कि मतलब कोई भी हमारे पास एक स्टडी हो तो उसका जो हमारे पास बुनियादी एक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। जबकि मॉडल जो है, ये मॉडल बुनियादी तौर पे हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करता है किसी भी कॉन्सेप्ट की। उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक चार्ट के ज़रिए या एक मॉडल के ज़रिए दिखाते हैं, तो इसीलिए फिर हम मॉडल का वर्ड यूज़ करते हैं। ये फ्रेमवर्क और मॉडल में मेनली जो वर्ड्स के लिहाज से डिफरेंस है वो यही है। फ्रेमवर्क हमारे पास थ्योरेटिकल होते हैं और कॉन्सेप्चुअल होते हैं, दो तरह के होते हैं। जो फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, वो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर तो हमारे पास एक पेशेंट की स्किन मॉइस्चराइज्ड हो तो उसको बेड सोर नहीं होंगे, क्योंकि मॉइस्चराइज्ड स्किन में हमारे पास सर्कुलेशन बेहतर होती है और हमारे पास जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो मेंटेन रहती है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये अब इसके बेस पे अगर वो अपनी रिसर्च करे और उस रिसर्च से वो साबित हो जाए कि वाकई में जो स्किन मॉइस्चराइज्ड हो उस पे बेड सोर डेवलप नहीं होते, तो ये उसने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक रिसर्च कंडक्ट की, क्योंकि उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि कैसे इस तरह ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होके या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके एक जो आउटकम है वो हमारे पास निकालते हैं। तो दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो अगर तो फॉर एग्जांपल एक नर्स रिसर्चर है, वो ये उसकी स्टडी हो कि अगर तो हम जो एक डायबिटिक पेशेंट है और उसकी हमने ग्लाइसेमिक कंट्रोल मेंटेन करनी है या लेकर आनी है, इसके साथ साथ उसकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टुवर्ड डाइट एंड एक्सरसाइज भी करनी है, तो उसके लिए उसके जहन में होता है कि इसके लिए बेहतरीन जो हमारे पास मॉडल है या थ्योरी है वो है बेटी न्यूमन सिस्टम मॉडल। ठीक है, या वो ये कहे कि ये तो मार्ता रॉजर थ्योरी ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट के साथ ये साइकेट्रिक पेशेंट है, इसको हम ट्रीट करके इसके आउटकम पॉजिटिव बना सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि इस पेशेंट की नीड्स के हिसाब से हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है उसको इंटीग्रेट करके इस रिसर्च को कंडक्ट करें, उसकी नीड आइडेंटिफाई करें और जो बेसिकली नीड है उसको फोकस करें, जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हटा दें। तो एक एस्टेब्लिश थ्योरी को जब वो यूटिलाइज करके अपनी रिसर्च करे और इस थ्योरी के बेस पे जो रिसर्च के आउटकम हमारे पास आए उसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, क्योंकि वो रिसर्च हमारे पास एक थ्योरी के बेस पे कंडक्ट की गई होती है। इसीलिए
जो हम फ्रेमवर्क उसमें यूज़ करते हैं, जो थ्योरी होती है उसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं, और जो हम कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके अपने जहन में सोच में पहले से नॉलेज के बेस पे जो होती है वो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट करके जब हम रिसर्च करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का बुनियादी मकसद क्या है, फंक्शंस क्या है? एक तो ये है कि ये रिसर्च के लिए बुनियाद फराहम करती है, एक फाउंडेशन फराहम करती है। दूसरा ये है कि ये हमें गाइड करती है कि किस तरह हम एक रिसर्च के अंदर एडवांसमेंट लेकर आ सकते हैं या नॉलेज ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस थ्योरी की बुनियाद पे या इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे हमें मालूम है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मालूम नहीं है, इसको फर्दर इसमें ऐड ऑन करना है। तीसरा यह है टू कंसेप्चुअलाइज द स्टडी, के स्टडी को हम और कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड करके फर्दर कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। द फोर्थ वन इज टू असेस रिसर्च डिज़ाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जो हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन हम इस्तेमाल करते हैं उसको असेस करके हम जो भी डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट और डिज़ाइन की सिलेक्शन में हमें कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। जो हमारे पास रिसर्च से फाइंडिंग पैदा होती है तो उसमें कोई ख़ास रेफरेंस पॉइंट के जिसके साथ हम कंपेयर करके उसकी बुनियाद पे अपने रिजल्ट्स जस्टिफाई करें, ये हमें कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सो रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, के थ्योरी एंड रिसर्च के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? अब हमने थ्योरी पे तो काफ़ी बात कर ली, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे भी काफ़ी बात कर ली, रिसर्च के लिए ये क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए कि हमारे पास जो रिसर्चेज होते हैं, थ्योरी गाइड एंड जनरेट आइडियाज़ फॉर रिसर्च, ठीक है, ये रिसर्च के लिए आइडियाज़ पैदा करती हैं और ये उसको गाइड करती है। इसी तरीके से रिसर्च असेसेस द वर्थ ऑफ थ्योरी एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर न्यू थ्योरी। जो हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश थ्योरी होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस पे ये रिसर्च जो है बदले में, अगर वो थ्योरी प्रूफ हो जाती है उस रिसर्च के फाइंडिंग से, तो इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस में इजाफा करती है। इसी तरीके से ये जो थ्योरी है और रिसर्च है ये मिल मिला के नई थ्योरीज बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो हमारे पास इन सिंपल वर्ड जो हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास थ्योरी जनरेट करती है, थ्योरी इससे पैदा होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट और काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव नेचर के, तो इसीलिए ये थ्योरी जनरेट करती है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास थ्योरीज को टेस्ट करती है, क्योंकि इसमें हमारे पास कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस के बेस पे। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है इन थ्योरीज को टेस्ट करता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च इन थ्योरीज को जनरेट करता है। हमारे पास कुछ मशहूर नर्सिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स हैं जिसमें हमारे पास अनसर्टिनिटी एंड इलनेस थ्योरी है। इसी तरीके से राय अडाप्टेशन मॉडल, ये कुछ मॉडल्स हैं जिसमें हमारे पास राय अडाप्टेशन मॉडल है, हेल्थ प्रमोशन मॉडल है, और सेल्फ केयर मॉडल है, न्यूमन स्ट्रेस मॉडल है। इसी तरीके से ट्रांस कल्चर नर्सिंग की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केयरिंग है, या मेटरनल रोल अटेनमेंट थ्योरी है। ये नर्सिंग की बेसिकली कुछ थ्योरीज एंड मॉडल्स हैं जो हम अपने रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट हैं जो यहाँ पे इस स्लाइड में बताए गए हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास राय एडाप्टेशन मॉडल है। अब इस मॉडल को अगर हम देखें तो ये ह्यूमन एडाप्टिव सिस्टम्स की बात करते हैं। इस मॉडल के तहत अगर हम देखें तो ये मॉडल की ये जो ब्लू लाइन आपको ये नज़र आ रही है, ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये हमारे पास एडाप्टेशन सर्कल है। एक इंसान का किसी भी इन्वायरमेंट के साथ ये एडाप्टेशन सर्कल है जिसके अंदर इंसान रहता है। अब कोई बाहर से स्टिमुलाई आई है, मतलब ये है कि कोई बाहर से फिजिकल एजेंट आया है, कोई ट्रॉमा हुआ है, नीडल स्टिक इंजरी हुई है, या किसी बैक्टीरिया ने अटैक करके इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, या कोई केमिकल बॉडी या स्किन पे गिरा है जिसकी वजह से कोई बीमारी हुई है। तो अब देखें इन्होंने ये एक दायरा जो बनाया है इसमें उन्होंने फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल एडाप्टेशन की बात की है कि सबसे पहले
फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस आएंगी और इसके साथ फिर इंसान एडाप्टेशन करेगा। अब ये फिजियोलॉजिकल और फिजिकल जो हमारे पास इन्होंने बात की है, ये बुनियादी तौर पे जैसे हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है या खांसी होती है, ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि एडाप्टेशन होती है इस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ। दूसरा हमारे पास है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब ये है कि इंसान फिर अपने बारे में क्या सोचता है। वो कहता है बीमार हो गया हूं, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ग्रुप आइडेंटिटी वो उसको चाहिए होती है। तो जब वो इंसान पेशेंट की फीलिंग उसमें आती है तो वो हॉस्पिटल का रुख करता है, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ अ ग्रुप जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिमिलर ग्रुप के लोग, मतलब किसी बीमारी की वजह से मरीज इकट्ठे हुए होते हैं। तो इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ फिर वो जो खुद को बीमार समझने लगता है, इसके बेस पे वो अडाप्टेशन करता है उस बीमारी के साथ। फिर तीसरी चीज यह है कि इंटरडिपेंडेंस, कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, वो उनका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से किस तरह वो सोशल होता है, किस तरीके से वो खुद को आइसोलेट करता है या कौन उसकी हेल्प कर लेता है, दोस्त हैं, फैमिली वाले हैं या जो भी है। एंड उनके इन सब का मिल मिला के रोल फंक्शन के साथ क्या इंटरेक्शन होती है कि जो इंसान जैसे जॉब करता है तो जॉब से छुट्टी पे आ जाता है या फिर इस तरह। ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, लेकिन मैंने एक सिंपल सिनेरियो के साथ इसको बताने की कोशिश की है। मे बी ये उस पर्पस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सके जो राय अडॉप्टेशन मॉडल बताना चाहती है, लेकिन मैंने इसकी कोशिश की कि सिंपल से सिंपल बताऊं। तो रोल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। रोल फंक्शन में इंसान जो नॉर्मली हेल्दी कंडीशन में जैसे काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिजीज़ और स्टिमुलाई की प्रेजेंस में भी उसका रोल फंक्शन है। अब अगर तो वो उसके साथ अडॉप्ट करता है, मतलब छोटी मोटी बीमारी है जो या स्टिमुलाई है जिसकी वजह से वो उसका रोल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो वो अपनी जॉब, अपनी एक्टिविटी, ये सब मेंटेन रखेगा। और अगर तो वो बड़ी बीमारी है या कोई इस तरह है जो इसकी चीज़ों को लिमिट कर रही है, तो वो उस रोल फंक्शन को इफेक्ट करके उसको चेंज कर देगी। देन कम्स द कोपिंग प्रोसेस जो हमारे पास है, कि वो ये सब मिल मिला के हमारे पास कोपिंग प्रोसेस डिफाइन करती है। देखें, हर दायरे का कुछ हिस्सा जो है वो मिल मिला के इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो इंसान का जो कोपिंग प्रोसेस है वो बिल्ड होता है। अब ये कोपिंग प्रोसेस जो है वो दो तरीकों से इफेक्ट करता है, एक इंटरनल बिहेवियर उसका और दूसरा एक्सटर्नल बिहेवियर। तो इंटरनल बिहेवियर इंसान का अपने आप तक रहता है कि वो और कोशिश करता है खुद की इम्प्रूवमेंट की, कि वो हो जाए। और दूसरा ये है कि वो एक्सटर्नल बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है, या फिर ये है कि वो हेल्थ केयर उसको चाहिए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, परहेज शुरू कर देता है, या आइसोलेट होके खुद को एक बंद कमरे में बंद करके आराम करता है। तो ये एक्सटर्नल बिहेवियर है। तो इस तरह एक स्टिमुलाई की वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिल मिला के कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहेवियर को कैसे पैदा करते हैं, ये रॉय एडॉप्टेशन मॉडल की कहानी है। तो ये इस तरह ये एक हमारे पास थियोरेटिकल मॉडल है जो कि हम नर्सिंग केयर में इस्तेमाल करते हैं। अगर तो देखें, ये जैसे इनपुट है, अब कॉन्टेक्सचुअल स्टिमुलाई, इसमें हमारे पास जो है वो एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन या ऑक्यूपेशन या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। इसके साथ अगर फोकल स्टिमुलाई कि भाई सीओपीडी या सिगरेट स्मोकिंग या एक्सपोजर एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया साथ में, और साथ में मिल मिला के हमारे पास एक रेजिडुअल स्टिमुलाई भी होता है। तो ये तीन मिल के पेशेंट विद सीओपीडी का जो एक मॉडल यहाँ पे बताया गया है राय अडेप्टेशन मॉडल के हिसाब से, कि एक तो उसके कंट्रोल प्रोसेस होते हैं और एक एडाप्टिव मोड्स होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्रोसेस में वो रेगुलर और जो हमारे पास कॉग्निटर का वो होता है, तो वो कैसे करते हैं। अब जो हमारे पास फिजिकल में है तो फिजियोलॉजिकल मूड है, लेकिन कॉग्निटिव में हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट का मूड है, इंटरडिपेंडेंस का मूड है और रोल फंक्शन का है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये तीनों मिल मिला के इफेक्ट शो करते हैं। तो ये अगर तो हमारे पास जैसे
कंप्रोमाइज एडाप्टेशन अगर होती है तो पेशेंट असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड वेल बीइंग ऑफ सीओपीडी पेशेंट अगर हम करते हैं और इसके हिसाब से पेशेंट की नॉलेज और वो बेहतर हो तो पेशेंट के आउटकम पॉजिटिव आएंगे। अगर तो वो हमारे पास ठीक नहीं हो तो वो नेगेटिव आएंगे। तो ये कंपेरेबल जो अगर हम देखें चीज़ें कि कंप्रोमाइज एडाप्टेशन कैसे होती है और फुल एडाप्टेशन कैसे होती है, अनकम्प्रोमाइज एडाप्टेशन को कैसे होती है, तो ये एक मॉडल हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट के बारे में या एक डिजीज कंडीशन या सिनेरियो के बारे में गाइड कर रहा है। इसी तरीके से रिसर्च के जो गैप्स होते हैं उसके बारे में भी जब हमें यही कॉन्सेप्ट गाइड करते हैं तो इसको हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहते हैं। यहाँ का लेक्चर आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।